आज आप लोग राजभाषा से संबंधित जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले ये जानेंगे आप कि राजभाषा संविधान के किस भाग में है। तो राजभाषा का उल्लेख संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में यानी राजभाषा का उल्लेख मिलता है। देखेंगे कि अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी होगी। यानी अनुच्छेद 343 में लिखा गया है कि संघ की भाषा यानी संघ की राजभाषा क्या होगी? संघ की राजभाषा हिंदी होगी। और लिपि देवनागरी होगी। देवनागरी। अब यहां समझना है आपको लिपि और भाषा। ये जो भाषा है और लिपि क्या है? देवनागरी। यानी लिपि क्या होगी? देवनागरी होगी। तो भाषा और लिपि में अंतर क्या है? देखिए, जो ये भाषा का मतलब होता है, यानी भाषा क्या होता है? भाषा उच्चरित ध्वनि का इसमें संकेत रहते हैं। यानी जो हम बोलते हैं वह भाषा है। उसी को जब हम लिख देते हैं तो वह लिपि हो जाता है। लिपि जो होता है वह आपका ये किस चीज का प्रतीक होता है? तो लेखन का प्रतीक होता है। ठीक ना? अनुच्छेद 344 अनुच्छेद 344 जो है, इसमें राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि वह राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति अन्य भाषा आयोग का गठन करता है। इस अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया था। ठीक ना? तो अनुच्छेद जो 344 है, इसमें क्या बने थे? राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है। या गठन कर सकता है। और इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए
इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 1955 ईस्वी में 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा का गठन किया था। ठीक ना। और यह आयोग अपना प्रतिवेदन और यह आयोग प्रतिवेदन 1956 में दिया था। एक बार पुनरावृत्ति करेंगे। यानी जो राजभाषा है भाग संविधान के भाग 17 में उल्लिखित है और अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अब अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक ना। अनुच्छेद 344 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति को इस अनुच्छेद के तहत यह अधिकार प्राप्त है या इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह राजभाषा से संबंधित कुछ विषयों पर सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकता है या गठन कर सकता है। इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने 1955 ईस्वी में बीजी खेर की अध्यक्षता में राजभाषा का गठन किया, प्रथम राजभाषा का गठन किया और राजभाषा आयोग का गठन किया और यह आयोग अपना प्रतिवेदन 1956 में दिया था। ठीक ना। अब देखेंगे कि जो भाषा है ये संविधान के 8वीं अनुसूची में वर्णित है। तो जब संविधान लिखा गया उस समय संविधान में 8 अनुसूचियां ही थी, आज 12 हो गई है। तो जो 8वीं अनुसूची है संविधान में वर्णित जो 8वीं अनुसूची है उसमें राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है और मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं की संख्या 14 मिलती है, लेकिन आज भाषाओं की संख्या 8वीं अनुसूची में बढ़ करके 22 हो गई। ठीक ना। तो उससे संबंधित आप देखेंगे, इसको मिटा दे रहा हूं। आप देखेंगे कि मूल संविधान में आठवीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 थी, जो वर्तमान में बढ़कर
22 भाषाएं हो गई है। ठीक, अगला पॉइंट देखेंगे कि भाई जो 14 भाषाएं थी उसमें जो शेष भाषाएं जो जुड़ी है कि संशोधन के द्वारा उन भाषाओं को जोड़ा गया है। तो मूल संविधान में 14 भाषा की बात किया गया है। आज जो है 22 भाषाएं हो गई है, तो 15वीं भाषा कौन बनी? सिंधी बनी थी। तो यहां लिख लेंगे 21वें संविधान संशोधन, 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ईस्वी के द्वारा यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। सिंधी भाषा को जोड़ा गया। अब 8वीं अनुसूची में 14 एक 15 भाषाएं हो गई। ठीक, 71वें संविधान संशोधन, 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी के द्वारा 8वीं अनुसूची में यानी संविधान के 8वीं अनुसूची में नेपाली कोंकणी, नेपाली कोंकणी, मणिपुरी जोड़ा गया। अब भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? सिंधी 14 पहले थी भाषा, सिंधी जुड़ गई 15 हो गया, और 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ दिया गया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी। अब भाषाएं कितनी हो गई? अब 21वें में 15 भाषा हो गई, यहां देख लेंगे। और 71वें संविधान में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? 15 3 18। ठीक ना। अब देखेंगे 92वें संविधान संशोधन, 92वें संविधान संशोधन 2002 ईस्वी, यानी 92वां संविधान संशोधन कब किया गया था? सन 2002 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें इस संशोधन के द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। अब ध्यान देंगे, यानी 92वें संविधान संशोधन 2002 में किया गया और 8वीं अनुसूची में 4 भाषाओं को जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। बोडो कहाँ बोली जाती है? तो बोडो बंगाल और असम की सीमा पर यहाँ जनजातियां है, बोडो जनजातियां है, उनकी भाषा बोडो है। ठीक ना। तो उसको 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया किस संशोधन के द्वारा? 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। उसके बाद डोंगरी, डोंगरी जो है कि नहीं बोली जाती है, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। डोंगरी कहाँ की राजभाषा है? राजभाषा कर रहा हूँ, भाषा है राजभाषा, और जम्मू कश्मीर। मैथिली ये बिहार का है, और संथाली कहाँ का है? तो ये झारखंड का है, ये झारखंड की भाषा है। ठीक ना। अब देखेंगे आप 8वीं अनुसूची से संबंधित जो भी राजभाषा को जोड़ा गया है उससे अवगत हुए। आप एक एक पॉइंट को आप पुनरावृत्ति कर लेंगे।
जैसे मूल संविधान में के 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या 14 मिलती है, जो वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या बढ़कर कितना हो गई है, 22 भाषाएं हो गई है। अब देखेंगे कि 14 से 22 कैसे हुए, किन किन संशोधनों से भाषाओं को जोड़ा गया। तो 21वें संविधान संशोधन 1967 ईस्वी में किया गया और इसके द्वारा 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा का जोड़ा गया। ये 15 भाषा हो गई 8वीं अनुसूची में इस संशोधन के द्वारा। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया और 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं को जोड़ा गया, नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी को जोड़ा गया। अब 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी हो गई, तो 18। फिर 92वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली भाषा को जोड़ा गया। अब 18 ये जुड़ गया 22। तो वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है, तो 22 है। ठीक, तो अब राजभाषा आयोग देखेंगे। राजभाषा आयोग तो राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। और राजभाषा आयोग का गठन कम से कम 15 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। 15 सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। यानी राजभाषा आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 15 होती है और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब इनका कार्यकाल कई वर्ष का होता है। तो जो राजभाषा आयोग के सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल, यानी सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। ठीक ना। अब राजभाषा आयोग सिफारिश क्या करता है, तो राजभाषा आयोग राष्ट्रपति से सिफारिश यही करता है कि संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए हिंदी भाषा का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाए। यही राष्ट्रपति जिसे राजभाषा आयोग सिफारिश करता है। ठीक ना। अब इसके बाद आप जानेंगे कि वर्तमान में राजभाषा समिति का अध्यक्ष कौन है। वर्तमान में राजभाषा समिति का अध्यक्ष तो वर्तमान में राजभाषा समिति का अध्यक्ष श्री अमित शाह हैं। श्री अमित शाह। दूसरा पॉइंट देख लेंगे आप विशेष में कि राजभाषा विभाग की स्थापना कब की गई थी। राजभाषा विभाग की स्थापना कब किया गया था, 1875 ईस्वी में। राजभाषा
विभाग की स्थापना कब किया गया? 1875 ईस्वी में किया गया था। अगला पॉइंट राजभाषा से संबंधित ये है कि हिंदी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया। चौदह सितंबर 1949 ईस्वी को। यानी जो हिंदी भाषा है उसको राजभाषा घोषित कब किया गया था? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को राजभाषा घोषित किया गया। इसलिए प्रत्येक 14 सितंबर को, यानी प्रत्येक 14 सितंबर को क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। प्रत्येक 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक ना? अब देखेंगे कि जो 8वीं संविधान की 8वीं अनुसूची है जो राजभाषा से संबंधित है, उसमें संस्कृत भाषा को कब सम्मिलित किया गया, कब जोड़ा गया? तो यदि अगर पूछता है प्रश्न कि संस्कृत को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, तो 1950 ईस्वी में। यानी यहां लिख लेंगे संस्कृत भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में 1950 ईस्वी में शामिल किया गया। यानी संस्कृत भाषा को देवभाषा भी कहा जाता है। संस्कृत भाषा को देवभाषा भी कहा जाता है। और जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा को माना जाता है। अगर प्रश्न बन जाए कि हिंदी भाषा की जननी हम किस भाषा को कहते हैं, तो संस्कृत भाषा को कहते हैं। और संस्कृत भाषा को देवभाषा भी कहा जाता है। ठीक ना? अब आप देखेंगे कुछ विशेष पॉइंट आधुनिक हिंदी भाषा का, आधुनिक हिंदी भाषा का जनक किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी भाषा का जनक माना जाता है। ठीक ना? अब हिंदी से संबंधित हिंदी जो भाषा है उसका पुराना नाम, भाई क्योंकि राजभाषा है, संघ की राजभाषा है। संघ की राजभाषा क्या है? हिंदी। तो हिंदी का पुराना नाम क्या है? तो हिंदी का पुराना नाम अवहट है। ये जान लीजिएगा, विशेष पॉइंट आपके लिए होगा। हिंदी का पुराना नाम क्या है? अवहट। अब इसके बाद आप कुछ राज्यों के जो राजकीय भाषा है उसके विषय में आप जानकारी हासिल करेंगे। ठीक ना? जैसे मान लीजिए त्रिपुरा,
यानी त्रिपुरा की राजभाषा क्या है? यदि पूछा जाए त्रिपुरा की राजभाषा क्या है, तो कोक बोरोक है। क्या है? कोक बोरोक। त्रिपुरा की राजभाषा कोक बोरोक है। दूसरे नंबर पर पॉइंट बना करके जान लेंगे आप, जैसे नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये जो 3 राज्य देख रहे हैं, इसका राजकीय भाषा अंग्रेजी है। यानी नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश, ये राज्य भाषा जो है क्या है? अंग्रेजी है। पुदुचेरी, अब देखिए पुदुचेरी जो देख रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो भाषा है फ्रांसीसी है। क्या है? फ्रांसीसी। यहाँ की भाषा क्या है? फ्रांसीसी है। दक्षिण भारत में अगर देखा जाए पूर्वोत्तर राज्यों में, असम की असमिया है, पश्चिम बंगाल की बंगाली भाषा है, ठीक ना। फिर दक्षिण भारत में जाते हैं, केरल की भाषा क्या है? केरल मलयालम है, मलयालम। और लक्षद्वीप की भी भाषा ये आपका मलयालम है। कर्नाटक का कन्नड़ है, तमिलनाडु का तमिल है, महाराष्ट्र का मराठी है, गोवा का कोंकणी है, मराठी है, गुजरात का गुजराती है, ठीक ना। ऐसे आप जम्मू कश्मीर का उर्दू है, ठीक ना। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का संस्कृत है, और अन्य प्रदेशों का आप निकाल लेंगे, ठीक ना। तो ये आपका जो है कि नहीं, तो भाषा से संबंधित जो भी आपको बताया गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग, यानी राजभाषा जो भाग 17 में है, उसके विषय में आप लोग जानकारी हासिल कर लिए होंगे। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।